पैनल लगा दियो। और भाई कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? सब बढ़िया चल रहा है? कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? टाइप 7। बात नहीं करो भाई, मैंने बोला ना। किस क्वेश्चन नंबर तक आ गए थे? क्वेश्चन नंबर 60। 107। ये हो गया था कि करना है? ये हो गया था ना? ये वाला हमने होमवर्क दिया था क्या? तो कितने लोगों ने किया इसको? लगा लिया? आ गया आंसर? कितना आंसर आ रहा है? 70%। ये आंसर आ रहा होगा? चलो, बहुत से लोग तो लगाए भी नहीं होंगे। सच्चाई तो ये है कि उनके पास इतना काम है कि उनके पास समय नहीं मिल पाया होगा। उनको लगा होगा कि हमने पैसा जमा किया है, गुरुजी से पूछ लेंगे। तो कोई बात नहीं, आइए हम भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक पुस्तकालय में X% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं, तो भैया मान लो टोटल X है, तो कुछ अंग्रेजी में होगी, Y हो गई। कुछ अंग्रेजी में हो गई, तो शेष जो बचा वो Y। और शेष का 11.11%, 11.11% 1/9 पुस्तकें तेलुगु में हैं। इसका मतलब अगर शेष पुस्तक 9 थी तो तेलुगु में कितना है? शेष पुस्तक 9 थी तो तेलुगु में कितना है? तेलुगु में है 1, तो शेष कितना बचा? 8। तेलुगु में तो 1 है, 8 नहीं है। और शेष 25% पुस्तकें, और शेष 25% पुस्तकें उर्दू में है, तो शेष 4 है। तो 3, 1 उर्दू में है तो शेष 3। अब कह रहा है कुल पुस्तकों का। इसका मतलब अब शेष का नहीं बोल रहा है, अब कुल का बोल रहा है। इसका मतलब अब रिजल्ट दे रहा है। अब रिजल्ट दे रहा है, क्या रिजल्ट है? अच्छा देखो, ये इसको मैंने क्या बोला है? टोटल बुक। और ये कौन सी बुक है? शेष। अब कह रहा है कुल पुस्तकों का 1/5 भाग संस्कृत में है। अच्छा बताओ, संस्कृत में कौन होगा? जो शेष बचा है उसी में होगा ना। संस्कृत में कौन होगा? वही जो शेष बचा है। तो ये इसका मतलब ये जो शेष बचा है ना, ये किसको शो करेगा? क्योंकि संस्कृत में वही होगा जो शेष बचा है। और कह रहा है कि कुल पुस्तकों का 1/5 भाग संस्कृत में है, तो संस्कृत वाला कौन है? वही जो शेष वाला बचा है वही है। इसका मतलब शेष वाला संस्कृत को शो कर रहा है, तो यहां संस्कृत आएगा और यहां क्या आएगा? इनिशियल और फाइनल आता है, मैंने बता रखा है पहले। कुल पुस्तकों को आता है। कुल पुस्तक कितना है? 5। तो 1 किस में है? 4 मत लिख देना। उसने कहा कि 1/5 संस्कृत में है। इसका मतलब अगर कुल 5 है तो संस्कृत में कितना है? 1 है। फिर जो 4 बचा होगा, अब वो कुछ में हो ना हो, वो फ्री में ऐसे रखा हो पुस्तकालय में, हमसे उसे मतलब नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि हमारा जो शेष पुस्तक है उसी में संस्कृत है, तो शेष वाला संस्कृत को इंडिकेट कर रहा है। अब देखो 4 दूना 8 और 3 तरीका। अब ये 3 है, ये 5 है, 10 और 3 है और ये 1 है, तो ये टोटल, और ये 3 7 किस पे? 10 पे, तो कितना आएगा? 70%। क्या मेरी बात आप सभी को समझ में आई? क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आई?
कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्लियर है? तो नोट कर लो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं इसमें हमें दिक्कत था, तो वो इसको आराम से आसानी से नोट कर सकता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या बच्चे? एक्स वाई ऊपर हो तो हाँ, तो ये कट गया ना सारा, 4 दूना 8, 3 तरीक का 9। तो अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास तो ये बचा ना, ठीक है? तो अब तो कर सकते हैं ना इसको। ठीक है? ये x का मान है और ये y का। अब इसके बाद नोट कर लिया आप लोगों ने? अब इसके बाद अब कहाँ गलती हो रही थी भाई? अब आप देख लेना, इसमें हमने वैसे समझाया है कि सक्सेसिव में क्या बचता है, इनिशियल और फाइनल। तो इनिशियल फाइनल दिमाग में रखना। देखो ब्रदर, मैं फिर से बोल रहा हूं क्योंकि अब हम धीरे धीरे लास्ट सेशन की तरफ चल रहे हैं परसेंटेज के, और हमने आपसे कहा था कि बाबू इसी में हम आपसे थोड़ा समय मांगते हैं। रीजन, क्योंकि हर बच्चा मेरे लिए अभी नया है, हर बच्चा सीखने आया है, और हर बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग करना है। कोई थोड़ा कमजोर ज़्यादा है, थोड़ा कोई मॉडरेट है, कोई थोड़े पढ़ने में तेज है, बस इतनी सी बात है। तो हमने अपने तरफ से 100% दिया है, और अभी भी इसको बोल रहा हूं, अगर रिवीजन नहीं किए हो तो रिवीजन करते रहना, सारे कंसेप्ट्स पढ़ते रहना, क्योंकि जैसे ही हम प्रॉफिट लॉस में आएंगे बाबू, पूरा सिनेरियो एकदम से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब फिर हम कोई चीज़ ऐसा अब नहीं होगा कि हर चीज़ को लिख के पढ़ के अभी हम समझ रहे हैं ना, तो वहाँ में अगर कोई 20% है, लाभ हुआ हानि हुआ 5 से 6, 6 से 3, अगर कुछ लिखना लगे, हम डायरेक्ट करने लगे, या आपको याद दिलाएं कि देखो हमने परसेंटेज में बताया था आपको, देखो मैंने परसेंटेज में सक्सेसिव में ये बात बताई थी, या हमने JSM, अभी JSM पढ़ने वाले हैं। तो ये सब बातें दिमाग में सेट रखना। भैया देखो ये थोड़ा AC से पानी गिर रहा है, तो या तो इसे बंद करो, या तो फिर इसका सोल्यूशन निकालो। इसको फिलहाल के लिए तो बंदी कर दो। मैडम रो दिया हमारा ऐसी तुमको देख के। बंद करो। देखो कुछ और बंद कर देना, एसी करना है बस। ठीक है बच्चे? तो थोड़ा रिविजन्स रखो, अच्छा ठीक है ना? क्योंकि जो मैंने यहाँ बताया ये मैं पहले भी बता चुका हूँ इस तरह की बातें, लेकिन बहुत से लोग कर पाए, बहुत से लोग नहीं कर पाए। तो ठीक है, अभी आप लर्नर हो, ये एक्टिविटीज तो होती रहेंगी, लेकिन सीखने के बाद इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए, इसलिए रिवीजन मस्ट है। अब नेक्स्ट टाइप लिख लो अपना, टाइप 8 लिखो। कुल 11 टाइप करना है। अब देखो 8 में आ गए ना, 9, 10, 11, 2 से 3 टाइप बचा है। तो टाइप 8 लिखो और उसमें हेडिंग लगाओ JSM। हेडिंग क्या लगाओगे बाबू? JSM, बेस्ड ऑन JSM, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। JSM बेस्ड ऑन JSM, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, JSM। अब देखो भाई नेक्स्ट टाइप यहां पे, बेस्ड ऑन JSM, जिसको बोलते हैं जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। तो JSM का क्या कंसेप्ट है, JSM हमारे लिए क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। तो JSM वन ऑफ द बेस्ट कंसेप्ट। और JSM का फंडा क्या है, JSM है क्या, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो सुनना। JSM अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, ध्यान से सुनना, इसका इस्तेमाल हम और भी टॉपिक में करेंगे, प्रॉफिट लॉस में, एवरेज में, एलिगेशन में, ठीक है ना,
CISI में, बहुत जगहों पे यूज हो सकता है। तो JSM जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, मतलब वो वैल्यू जो सबको जस्टिफाई करे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैडम के पास 100 रुपए है और मेरे पास, या इनके पास 100 रुपए, मेरे पास 200 रुपए फॉर एग्जांपल। तो मेरे पास 200 है, इनके पास 100 है। मैडम बोलेंगे सर हमें बहुत दुख है। हमने कहा काहे? तो बोले सर आपके पास 200 है, हमारे पास केवल 100 है। तो हमने कहा मैडम चलो ये 100 रुपए जो हमारे पास एक्स्ट्रा है ना, हम निकाल के साइड में रख दिए। इन्होंने बोला कि सर अब तो हमें और भी दुख हुआ। हमने कहा अब क्या हो गया भाई? बोले सर आप 100 रुपये यहाँ रखे हैं तो मैडम ले लेंगी 100 रुपया। तो हमने कहा अच्छा ये भी डर खत्म कर देते हैं, 50 आप रख लीजिए, 50 मैंने ले लिया। तो 150 इनके पास और 150 मेरे पास, सम कितना होगा? 300। इसके पहले इनके पास 100 था, मेरे पास 200 था, तो उसका भी सम क्या था? 300 था। लेकिन जब इनके पास 100 और हमारे पास 200 था तो सम तो 300 था, लेकिन राशि अनबैलेंस बटी हुई थी। मेरे पास 200 था, इनके पास केवल 100 था। लेकिन अभी क्या है? अभी इनके पास भी 150, मेरे पास भी 150, सम आज भी 300 है, लेकिन राशि कैसी बटी है? बैलेंस। राशियां कैसे बटी हैं? बैलेंस। तो बैलेंस फॉर्म में बटी हुई हैं, तो भैया मेरे लाल हमारा JSM यही कहता है कि हमारे बीच बटी हुई अनबैलेंस चीजों को बैलेंस फॉर्म में बांटने का जो काम करता है ना, वो कौन है? JSM। हमारे बीच कोई चीज अनबैलेंस फॉर्म में बटी हुई है, किसी को ज्यादा किसी को कम, अगर उसको बैलेंस बांटना है तो एक व्यक्ति को क्या कितना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करने का काम कौन करता है? JSM। ठीक है ना? तो अनबैलेंस चीज को बैलेंस फॉर्म में बांटने का जो काम करता है वो कौन करता है? JSM। JSM के भी और भी कई फंडे हैं। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं MSM, मॉडरेट सेटिस्फैक्शन मेथड, या कभी कभी हम बोलते हैं SSM, सीनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। ठीक है ना? तीनों चीज सेम है, बट JSM हमने इसलिए ले लिया क्योंकि वो सबसे जूनियर वैल्यू है। जस्टिफाई करने में हमारे पास सबसे जूनियर वैल्यू का रेफरेंस लेना हेल्पफुल है। वैसे हम किसी को भी ले सकते हैं, मैं सब करके दिखाऊंगा आपको। इनके पास 100 था, मेरे पास 200 था, तो कौन सी ऐसी जूनियर वैल्यू थी जो हम दोनों को जस्टिफाई कर रही है? 100 है। वो तो 150 हमने बराबर बराबर बांटने का प्रयास किया, तब इनके पास 150 हमारे पास हुआ। लेकिन अगर इनके पास 100 है, इनके पास 200 है, मेरे पास 500 है, तो 100, 200, 500, तो कौन सी ऐसी जूनियर वैल्यू है जो हम सबको जस्टिफाई कर रही है? वो 100 ही है। तो वो 100 जूनियर वैल्यू है जो हम सबको जस्टिफाई कर रही है। तो JSM, जूनियर सेटिस्फैक्शन मेथड, वो जूनियर वैल्यू जो हर कंडीशन को जस्टिफाई कर रही है। बात समझ आ रही है ना? अब आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये तो हम मैथमेटिकल बात बता रहे हैं आपको, मैथमेटिकल बात थोड़ी कम समझ में आएगी, एग्जाम्पल थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मानो एक पिता, उनके 3 बच्चे हैं। ये सबसे छोटा बच्चा है, ये थोड़ा सा उससे बड़ा बच्चा है, और आप समझ सकते हैं ये सबसे बड़ा बच्चा है। और ये देखो, और हाँ, एक पिता है, उनके ये 3 बच्चे हो गए। एक पिता, इनके 3 बच्चे। अब देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब शाम का टाइम होता है ना, शाम का टाइम 4-5 बजे, तो दादाजी या पिताजी लोग मार्केट जा रहे होते हैं। भाई हर घर की कहानी है, शाम को थोड़ा मार्केट जाना, सब्जी वगैरह ले आना, या कोई जनरल काम, कोई काम नहीं तब भी पिताजी लोग या दादाजी लोग शाम के टाइम पे मार्केट जरूर जाते हैं। भाई सामाजिक स्तर है उनका, थोड़ा बहुत लोगों से मिलना जुलना भी होता है, तो शाम को मार्केट जाना। तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 2 साल के 3 साल के हैं छोटे बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, जब दादाजी का 4 बजे या 5 बजे का टाइम होगा ना,
तो वो तैयार हो जाएंगे, अपनी अम्मा से बोल के तैयार हो जाएंगे और एकदम काजल वाजल लगा के पाउडर वाउडर लगा के तैयार हो जाएंगे। बोलेंगे हमको तैयार कर दो, अम्मा उनकी तैयार कर दी और लड़का एकदम दादाजी के टाइम पे एकदम रेडी है। अब दादाजी निकलने वाले हैं, अगर उसको लेके साथ में नहीं गया तो तुरंत लेट जाता है। तो जानता है ना, पूरा कम ही जानता है वो कि लेटेंगे तो बोलेंगे अरे अच्छा कपड़ा गंदा मत करो, खड़े जाओ खड़े जाओ खड़े जाओ, ले चलेंगे तुमको। और जैसे ही मार्केट जाएगा तो वो चाहेगा कि मार्केट में हर जो उसके नज़रों के सामने पड़ेगा ना, वो हर चीज़ खाना चाहेगा, हर चीज़ लेना चाहेगा। और दादाजी हो जाएंगे परेशान, इसीलिए उसको लेके जाना नहीं चाहते। तो छोटे बच्चों का ये है कि अगर आप चोरी से निकल गए तो ठीक, और या आप किसी तरह मना के निकल गए और जब घर को वापस आएंगे और घर पे छोटा बच्चा है तो वो दौड़ते हुए दादा के पास या पिताजी के पास तो आएगा जब आप मार्केट से आएंगे तो, क्योंकि वो इस उम्मीद में रहता है कि हमारे लिए कुछ न कुछ लाया जाएगा। और अगर आप नहीं लाए तो आपको कुछ भी बोल सकता है हाँ, आगल पागल कंजूस कुछ भी बोल सकता है वो आपको, क्योंकि उसको किसी चीज का डर नहीं है। तो गार्जियंस भी ध्यान रखते हैं कि भाई छोटे छोटे बच्चे हैं, जब हम घर जाएंगे दौड़ते हुए सब आएंगे तो कम से कम कुछ नहीं तो चॉकलेट ही लेके चलते हैं, तो कुछ नहीं तो चॉकलेट ही लेके चलते हैं। अब वो चॉकलेट ही लेके आए और जैसे ही पिताजी घर आए तीनों बच्चे वे दौड़ते चले आए, पापा हमारे लिए क्या ले आए? तो पापा जो हैं चॉकलेट ले आए। तो पापा बोल रहे हैं कि देखो तुम सबसे छोटे हो, तुम्हारा पेट भी छोटा है और तुम सबसे कम चॉकलेट खाओगे, चलो तुम 10 खाओगे, ठीक है ना। और ये थोड़ा बड़ा है, इसका पेट भी बड़ा है और ये थोड़ा ज्यादा चॉकलेट खाएगा ना। बोलेगा तो भैया तुमसे थोड़ा बड़ा है, इसका पेट बड़ा है, तो ये कितना चॉकलेट खाएगा? 20। अब बोले ये बहुत बड़ा, इसका पेट नहीं हांडी है और ये 30 टॉफी खाएगा। अब 30 टॉफी, इसको 20 टॉफी और इसको 10 टॉफी पापा बांट दिए। अब ये देखो छोटे बच्चे हैं, अगर समझाओगे तो समझ जाएंगे, चिढ़ाओगे तो चिढ़ेंगे भी बहुत तेज। तो अभी तो वो मान गए कि हमको 10 टॉफी इसलिए मिला क्योंकि हमारा पेट छोटा है, इनको 20 मिला है क्योंकि इनका पेट बड़ा है, भैया का पेट बहुत बड़ा है इसलिए इसको 30 टॉफी मिला है। बच्चे मान गए, समझदार हैं, वो समझ गए कि उसको ज्यादा मिलने का कारण ये है। लेकिन जैसे ही पापा टॉफी बांट के गए, कहानी को इमेजिन करना, जैसे ही टॉफी बांट के गए तो एक दूसरे को लोग चिढ़ाने लगते हैं। बोले देखे पापा हमको बहुत मानते हैं। तो ये बोलेगा नहीं तुम्हारा पेट बड़ा है इसलिए तुमको मिला है वो बोलेगा हमको सबसे ज्यादा मानते हैं। बोले तुम्हारा पेट बड़ा है इसलिए तुमको मिला है, पापा हमको ही बहुत मानते हैं, तुम्हारा पेट बड़ा है इसलिए तुमको टॉफी ज्यादा मिला है, पेटू आदमी हो तुम। आपस में एक दूसरे को चढ़ा रहे हैं। मानो इसी में एक सज्जन ने बोला, मतलब इन्हीं में से कोई एक बोल दिया छोटे से कि यार पेट बड़ा छोटा कैसे हो सकता है? कल शाम को देखो हम लोग साथ में खाना खा रहे थे तो 2 रोटी चावल, 2 रोटी और 1 थरिया चावल तुम भी खाए थे और 2 रोटी 1 थरिया चावल हम भी खाए थे, तो शाम को खाना तो सेम खाए थे ना, तो सुबह बड़ा छोटा कैसे हो गया? अब छोटा वाला समझ गया, कह रहा भैया आपने मेरी आंखें खोल दी, पापा तो गद्दारी कर गए। अब ये जो छोटा वाला है वो टेंशन में आ गया क्योंकि वो कंसेप्चुअली काम कर रहा है कि बात तो सही है, रात को 1 थरिया चावल और 2 रोटी तो खींचे ही थे, भैया भी खाया था उतना, तो पेट अभी बड़ा छोटा कैसे हो गया? इसका मतलब पापा गद्दारी कर गए हमारे साथ। अब छोटा वाला धीरे 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 बड़े वाले भैया के पास पहुंच रहा है, बात करते हुए बहुत मासूमियत से। अब बड़े वाले भैया को बहुत मजा आ रहा है उसको चिढ़ाने में। अब बड़े वाले भैया मानो टॉफी हाथ में लिए हैं, अब हाथ में लिए ऐसे खड़े हैं और बोल रहे हैं, और ऐसे करते करते धीरे धीरे पास पहुंच गया, भैया भैया करते पास पहुंच गया और टॉफी हाथ में लिए। अब क्या पता कि वो टॉफी पे आक्रमण करेगा जैसे ही पास पहुंचा मानो हाथ पे ऐसे कस के मार दिया और सारी टॉफी गिर गई। अब वो झमाझम टॉफी छोटा वाला उठाना चालू, उसका टारगेट ही वही था कि अपने हक की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ेगी भाई। और जो बड़े वाले भैया थे
हालांकि वो भी गिरने के बाद टॉफी उठाने का प्रयास किए, किंतु इनका स्वास्थ्य इनका साथ नहीं दिया, तो ये ज्यादा नहीं उठा पाए। 2-4 ठो उठा पाए, तब तक पूरा छोटा वाला उठा लिया। तो बड़े वाले सोचे कि भैया ये तो पूरा उठा ले गया। तो बड़े वाले भाई जो 2-4 ठो उठाए थे ना, वो फेंक फाक के छोटे वाले का कॉलर पकड़ लिए, ले झमाझम ले झमाझम ले झमाझम मारना चालू। छोटा वाला सोचा कि भाई इस टॉफी के लिए इतना मार खाना। छोटा वाला कहा कि भैया लीजिए, सब फेंकते हैं, पहले फरिया लीजिए, उसके बाद। अब हो गई झमाझम लड़ाई बड़े लेवल पे, मारा पीटा, चिकोटी काटना चालू, हल्ला गुल्ला हुआ। बगल में पापा टीवी देख रहे थे, दौड़ते हुए आए, तो यहाँ सब टॉफी फेंका गया है, सब मारा पीटा किए हुए हैं। पापा बोले क्या हो गया? तो वो बोल रहा है कि ये हमको पहले मारे थे। वो कहा नहीं पापा, पहले ये मारे थे हमको। अब पापा बेचारे कंफ्यूज, किसको माने कि कौन मारा था और कौन नहीं मारा था। पापा बोले कि तुम राक्षस थे, हो और आगे भी रहोगे। हमको पता था कि तुम लोग लड़ जाओगे, तुम इंसान हो ही नहीं, सारी टॉफी हमको दो। पापा सारी 60 कितना टॉफी हो गया? 60 है ना, 30, 20, 50, 10, 60 पूरा 60 टॉफी पापा ले लिए और बोले सबके सब क्या बन जाओ? मुर्गा। अच्छा सुनो, आपको अपना बचपना याद आ रहा होगा कि जब पिताजी लोग बहुत गुस्सा होते थे और हम लोग कुछ ऐसा काम करते थे और पकड़े जाते थे, तो हमको अंदाजा लग जाता था कि अब तो ये आदमी मारेगा। लग जाता था कि एक आधे हाथ लगे, लेकिन इसको बिना मारे चैन नहीं मिलेगा अब ना। और हम अपना बॉडी एडजस्ट करने लगते थे कि अब तो पड़ने वाला है। सही बात है कि नहीं? तो हम अपना रेडी हो गए कि अभी आदमी मारेगा। इसने बोला मुर्गा बन जाओ, लड़के तुरंत खटाक से बनो मुर्गा, नहीं तो ये आदमी पीटेगा। अच्छा मुर्गा बन गए, और मुर्गा बनने के बाद भी हमारी जो निगाहें थी ना, उस टाइम आप लोग को याद होगा माँ को ढूंढती थी कि हमारी इस बुरे टाइम पे है कहाँ, ये दिखाई नहीं दे रही है। और माँ सब कुछ सुनती थी, लेकिन जानबूझ के नहीं आती थी, क्योंकि उसे पता था कि एक आध हाथ जरूरी है, नहीं तो बिगड़ जाएगा ये। तो माँ का दिल सॉफ्ट तो होता है, लेकिन एक आध हाथ मार खा जाए उसके बाद। और जैसे मुर्गा बनते थे, पापा एक आध हाथ लगा देते थे, तब माँ की एंट्री होती थी। तो माँ आती थी, बोले क्या हुआ भाई? तो पिताजी बोले कि यार देखो, इनको टॉफी बांटा तीनों को कि खा लो टॉफी, और ये राक्षस बनवास आपस में जो है ऐसा फाइट किए हैं कि देखो सब नाखून लगा लिए हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो होते थे ना, वो अपना ऐसे खड़े होकर के अपना अम्मा को ऐसे तिरछी नजर देखते थे। उनको क्या पता, मासूमियत भरी पड़ी है उनके अंदर। अब माँ कहती थी कि ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, बच्चे हैं, लड़ाई कर लिए, अब नहीं करेंगे, अब इनको टॉफी बांट दो, अब लड़ाई नहीं करेंगे। माँ बोलेगी करोगे लड़ाई? नहीं करेंगे। करोगे तब तो टॉफी मत देना। ऐसे ही बोलते थे सब। और ये सारी टॉफी माँ बंटवा दी इन सारे बच्चों को। अब पिता भी समझदार थे, पिताजी भी समझ गए कि टॉफी की लड़ाई इसीलिए थी क्योंकि अनबैलेंस बांटा गया था। अब पिताजी ये सारी टॉफी 60 ले गए, सबको टॉफी बराबर बराबर बांट दिए। तो बराबर बराबर बांटने पर एक को कितना पड़ेगा, यही कैलकुलेशन करने का तरीका है। कौन? जेएसएम। अब हम बराबर बांटने चल रहे हैं, तो किसको कितना पड़ेगा, एक व्यक्ति को कितना पड़ जाना चाहिए, यही कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? जेएसएम। हाँ, आप 20 बोल रहे हो, 20 इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आप इन जनरल बेसिक तरीके से बांट रहे हो। 30, 20, 50, 10, 60 और 3 लोगों में बांट रहे हो, तो 3 से भाग दे दिए, तो एक को पड़ा 20। लेकिन ये छोटे सवाल में है, बड़े सवाल में फंस जाओगे, इसलिए जेएसएम जानना जरूरी है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि अब पिताजी बांटने चल रहे हैं बराबर बराबर, तो कैसे बांटेंगे। सुनो, पिताजी ने कहा, अब तीनों खड़े हैं 10, 20, 30 टॉफी लेके, ऐसा मान लो। पिताजी ने कहा भाई सबको बराबर बांटना है, तो उन्होंने कहा कि हेल्प ऑफ द जेएसएम अगर बांटने चल रहे हैं तो जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड। तो कौन ऐसी जूनियर वैल्यू है जो सबके पास है? तो इसका मतलब 10 टॉफी तो सबके पास है। तो पिताजी ने कहा 10 टॉफी सबके पास है, तो ये बोले हाँ हमारे पास है। और ये बोलेंगे कि नहीं, आप 10 बोले हैं, मेरे पास 10 क्या है? एक्स्ट्रा है। तो पिताजी ने बोला नहीं, हमने 10 बोला है तो सबके पास 10 ही होना चाहिए, अगर एक्स्ट्रा है तो आप हमें दो। तो इनके पास तो 20 था, तो ये 10 अपना दे दिए पापा को। और इनके पास क्या है?
10 जो हमने रेफरेंस लिया उससे 20 ज्यादा है, तो हमने इनसे 20 भी ले लिया, तो ये सबको दे दिया 10-10, और जो एक्स्ट्रा था मैंने ले लिया। लेके घर थोड़ी जाना है, लेके इन्हीं में बांटना है, तो सबसे एक्स्ट्रा वाला ले लिया और एक्स्ट्रा वाला लेके 3 भागों में बांटा, तो एक को कितना पड़ा? 10 पड़ेगा, तो 10 10 10 10 हम और दे देंगे, तो 10 पहले से दिए थे, 10 10 और देंगे, तो हर एक व्यक्ति को कितना देंगे? बात समझ कैसे बांट रहे हैं? एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं MSM, मॉडरेट सेटिस्फैक्शन मेथड। अब हमारा जरूरी नहीं है बच्चे की रेफरेंस हम केवल जूनियर वैल्यू लेंगे, रेफरेंस हम मॉडरेट वैल्यू भी ले सकते हैं, रेफरेंस हम सीनियर वैल्यू भी ले सकते हैं। तो मॉडरेट वैल्यू हम रेफरेंसेस ले रहे हैं, तो हमारा रेफरेंस क्या होगा? रेफरेंस हमने ले लिया 20, हमने माना सबके पास क्या है? 20 है। सबके पास क्या है मेरे लाल? 20 है। अब सबके पास अगर 20 है तो मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, अगर सबके पास 20 है इसका मतलब सबके पास 20 होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये 20 है और इनके पास क्या है? 10, तो कितना कम है? 10 की कमी है, तो ये 10, ठीक है ना, और ये 10 ज्यादा है इनके पास। भाई हमने कहा सबके पास 20 है, तो इसका मतलब सबके पास 20 होना चाहिए। ये रोने लगे, ये बोले हमारे पास 10 है, आप कह रहे हैं 20 है। हमने कहा हल्ला मत करो, तुम्हारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। बोले कितना कम है? बोले 10 कम है। मैंने इनसे बात किया, इन्होंने कहा मेरे पास जितना आप बोले हैं उससे 10 ज्यादा है। इन्होंने कहा मेरे पास 10 ज्यादा है, तो इनके पास ज्यादा है 10 और इनको 10 चाहिए, तो उनसे लेके इनको दे देंगे ना। तो देखो चेकआउट हो गया, देखिए एक लाइन में आंसर आ गया कि सबके पास क्या होना चाहिए? 20। इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि मॉडरेट को रेफरेंस लेना जेएसएम से भी क्या है? ज्यादा अच्छा है कि नहीं? बताओ क्यों अच्छा है? क्योंकि मॉडरेट को रेफरेंस लोगे ना तो इससे कुछ ज्यादा है और कुछ क्या है? कम। तो कम और ज्यादा मिलके चेक एंड बैलेंस करके छोटी वैल्यू कर देंगे उसको, तो मॉडरेट रेफरेंस। आप चाहें तो यहां पे SSM, सीनियर सेटिस्फैक्शन मेथड। अच्छा ध्यान देना, यहां पे इसको कभी कभी लोग M²S मेथड बोलते हैं, कभी कभी इसको S² मेथड बोलते हैं। वो लिखने पढ़ने का तरीका है, कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं मिल जाए तो तुमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गुरुजी ये क्या है, हम तो पढ़वे नहीं किए। वो कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं सिर्फ, ठीक है ना, नया नया नाम। अच्छा अब हमने किसको रेफरेंस लिया बच्चे? सबसे बड़ी वैल्यू को। किसको लिया? 30। अब हमने 30 को रेफरेंस ले लिया। मैडम टॉफी खा के एकदम आनंदित हो गए आप, गुरुजी अब आप आराम करने जा रहे हैं हम, 30 टॉफी खा गए। चलो हमने रेफरेंस कितना लिया? 30। अब हमने माना सबके पास क्या है? 30। अब सबके पास 30 है, इसका मतलब सबके पास 30 होना चाहिए, तो कितना कम है इनके पास? 10 कम है ना, 10 कम, तो भैया इनको 10 चाहिए। इनके पास कितना कम है? तो इनको 20 चाहिए। अब इनके पास 10 कम, एक के पास 20 कम। इस कमी को पूर्ति करने के लिए कोई है? इन कमी की पूर्ति करने के लिए कोई है क्या? कोई नहीं है भाई। चौथा व्यक्ति कोई है क्या? नहीं है। तो इस कमी की पूर्ति तो हो नहीं पाएगी। तो जब अधिक होने पे आप लिए हैं तो कम होने पे कौन झेलेगा? आप ही झेलेंगे। तो इस कमी को भी आप ही को झेलना है। कितने लोग को? 3 लोग को। तो कितना कितना झेलेंगे? 10-10 झेलेंगे। तो इसका मतलब 30 में से 10 निकालना पड़ेगा। इसका मतलब प्रत्येक को कितना बांटना पड़ेगा? 20। तो आप एग्जैक्टली एक व्यक्ति को कितना पड़ेगा इसको कैलकुलेट करने के लिए जेएसएम, एमएसएम और एसएसएम 3 मेथड है। लेकिन सबसे बेहतरीन जो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशंस के बाद एनालाइज किया वो हमको तो मॉडरेट सेटिस्फैक्शन मेथड लग रहा है। जेएसएम से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? तो हम ध्यान में रखेंगे कि हम किसको रेफरेंस लेंगे? मॉडरेट को। सीखने के लिए शुरुआत तो हम जेएसएम से ही किए थे, लेकिन हमको रिजल्ट क्या मिला कि एमएसएम ज्यादा बेहतर है। तो समझ में आया मेरी बात? तो जेएसएम क्या है? जेएसएम अनबैलेंस बटी हुई चीजों को
बैलेंस बांटने का तरीका है, JSM, MSM। कैसे बांट रहे हैं समझ में आ रहा है ना? अब इसको नोट कर लो। इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया था, थोड़ी कहानी सुनाई थी कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि JSM है क्या। JSM हमारे बीच बटी हुई अनबैलेंस चीजों को बैलेंस फॉर्म में बांटने का काम करती है, उसे हम कहते हैं JSM। क्या मैम? हाँ, इसे बना के बढ़िया से नोट कर लो। फिगर के साथ बनाना, इंसान ही बनाना, जानवर भूत शैतान मत बना देना। हाँ, ये नहीं कि नोट्स पढ़ने आए तो देख के डर जाए हम लोग हैं। रात को कभी पढ़ने बैठे नोट्स देख लिया तो डरने लगे कि भूत आ जाए कमरे में। ऐसा मत बनाना, आराम से छोटा सा फिगर बनाना। और बच्चे, आप लोगों का भी टेस्ट हुआ था ना उस दिन, तो टेस्ट में फुल टेस्ट आया था। परफॉर्मेंस तो अच्छा नहीं हो पाया होगा, हो पाया था? नहीं, ज्यादा क्वेश्चन और टाइमिंग का इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप पढ़े ही नहीं हो ना सही से। एक बार सही से पढ़ लो और 2-3 बार रिवाइज कर लो, तब टाइम मैनेज होगा। देखो, टाइम मैनेज ऐसे नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ बाबू। यहाँ पे इस इंडस्ट्री में ना, इस एजुकेशन इंडस्ट्री में ना, अच्छे टीचरों की संख्या बहुत कम है। हाँ, लेकिन हवाबाजी करने की संख्या ना बहुत है। अहम ब्रह्मास्मि वाला कंसेप्ट है यहाँ पे। मतलब एकदम कि हम ही हैं, हम ही आपको पढ़ा सकते हैं, हम ही बताएंगे और उनसे मत पढ़िए। वो ओल्ड अप्रोच पढ़ा रहे हैं, नया अप्रोच नहीं है, फलना है ढमका। इस इंडस्ट्री में बहुत चल रहा है एक दूसरे को लेग पुलिंग खींचना। दिस इज द चीप हरकत। अरे तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम पढ़ा के दिखाओ ना ढंग से। दूसरे की क्यों खिंचाई करना है? क्यों मेरे भाई लोग गलत बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं ना आप? किसी बात तो इस इंडस्ट्री में यही है, एक दूसरे का लेग पुलिंग करना। तो ऐसा वाला काम अपना नहीं है, अपना काम सिर्फ पढ़ने पढ़ाने का है। तो मैं आपसे एक ही चीज बोलूंगा कि जैसे एक बच्चे ने बोला ना भाई सर इस टाइमिंग ज्यादा लग रहा है। टाइमिंग 110% अभी ज्यादा लगेगा। रीजन, अभी तुम सीख रहा है। एक आज मैं जो हूं, मैं जब स्टार्ट किया था अपना इस प्रोफेशन में 2011 के स्टार्टिंग में, मेरे पास तब भी बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छी ग्रिप थी, लेकिन जो एक्सपीरियंस मैंने काउंट किया ना, वो तब तो नहीं थी मेरे पास। तो चीजें बदलती हैं समय के साथ। तो ब्रदर, टू बी क्लियर एंड टू द पॉइंट, आप पढ़ो और जब तक 2-4-5 बार रिविजन्स नहीं मारोगे, ना वो स्पीड आएगी ना वो कॉन्फिडेंस आएगा। ये सत्य है। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, लेकिन इसको जब कलेक्ट नहीं करोगे, रिविजन्स नहीं मारोगे ना, दिमाग से भूलता जाएगा ना, तो फिर आप कमजोर और होते चले जाओगे। इसीलिए कहता हूं डेली का डेली रिविजन। नहीं कर रहे हो तो करो, अभी समय नहीं बीता बहुत ज्यादा। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो स्पीड मेंटेन होगी। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप इस पूरे इंडस्ट्री में कहीं भी किसी का भी कंटेंट देख लेना, अपना कंटेंट सुपीरियर पाओगे, या कोई ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा है ना, तो इक्विवेलेंट पाओगे। हम आपको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं। कोई नया, हमारे इस सीट में आपको 17 के भी सवाल होंगे, 18 के भी सवाल होंगे, 20 के भी सवाल होंगे, 23 के भी सवाल होंगे। हमने कोई ऐसा नहीं किया कि अभी जो करंट सिनेरियो के सवाल आ रहे हैं ना, उठा के देखो ना सीजीएल प्री के सवाल, बहुत हल्के सवाल आ रहे हैं। अगर मैं आप कहोगे कि नहीं, अगर हम वो पढ़ाना शुरू कर देना यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि यार ये सब क्या पढ़ रहे हैं, ये तो हम फट फट कर ले रहे हैं। तो ऐसा स्थिति, तो हम आपका लेवल यहां से थोड़ा यहां रख रहे हैं ना। जैसे कक्षा 8 में पढ़ते हैं तो 7 की मैथ आसान लगती है, और 6-7 पढ़ के 8 में आए तो 6 की और आसान लगती है। लगता है कि अब पूछ के दिखाओ। लेकिन जब कक्षा 6 में थे तब बाप रे, पहाड़ लगता था, वही मैथ पहाड़ लगता था। आज आप हाई स्कूल पास कर लिए, हाई स्कूल की मैथ आसान लगती, लेकिन जब हाई स्कूल में थे तब बहुत टफ लगता था। तो थोड़ा सा लेवल हमने अप करके रखा है। और जैसे हमने कोई टाइप उठाया है ना, तो इसी टाइप के पिछले 3 सालों में जो सवाल आए हैं ना, उठा के देखोगे हलवा जैसे सवाल है। और वही सवाल का जब मैं सीट बनाते समय क्वेश्चंस रखता हूं ना, तो मैं देखता हूं यार कि यार ये तो हल्का है, ये टफ है, लेकिन ये 17 में पूछा था। तो हमारा कंसर्न होता है कि इसको उठा के रखो, इसको समझेगा तो ये तो लगा ही ले जाएगा।
ये आया 24 में, सेम पैटर्न का सवाल 24, लेकिन वेरी इजियर, लेकिन 20 में थोड़ा बढ़िया है तो उसको रखो। हमने ये काम किया है कि ताकि आप आसान, मॉडरेट, डिफिकल्ट सब देखो। आप किसी एक टाइप का मार्केट से बुक उठाओगे ना, 10 बुक उठाओगे तब भी इतना कंटेंट नहीं पाओगे जितना हमने इसमें कलेक्ट करके रखा है। अब देखो जेएसएम पे क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, अगर आप नोट कर लिए हैं तो कर लिया। देखो तो परसेंटेज की सीट अपलोड नहीं हुई क्या इन लोगों की? हुई है ना? ऑफलाइन शायद, ऑफलाइन नहीं मिलना है ना, मिलना है। नहीं बोलने से नहीं, अगर नियम है तो इनको हमारे बोलने का वेट मत करो, फिर इनको दो अगर रूल है तो। और हाँ हमारे बोलने का वेट क्या करना, सीट तुमको जाना ही है ना, दो। और नियम नहीं है तो भाई बात ही नहीं। पहले ये रूल्स था बच्चे ना कि आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती थी, सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशंस पे मिलती थी, शायद वहां मिल भी गई है। अब हार्ड कॉपी का रूल है कि नहीं है, अब देखो इनसे मैंने बोल दिया है, अगर ऐसा रूल कोई होगा तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। जेएसएम थोड़ा सा ठीक कंसर्न है, समझना ध्यान से, आराम समझाऊंगा। एक परिवार में चावल, मछली, तेल, राइस, फिश एंड ऑयल, 12, 17 और 13, ठीक है ना। अब ध्यान देना, यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परिवार में चावल, मछली और तेल की खर्च का अनुपात क्या है? 12, 17, 13। अगर इन सब का मूल्य क्रमशः 20%, 30% और 50% से बढ़ा दिया जाए, अगर इनका खर्च 20%, 30% और 50% से बढ़ा दिया जाए तो कुल खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? अब इसको लोग बेसिक से करेगा विद्यार्थी। कैसे करेगा पता है? 12 गुणे 20, 17 गुणे 30, 13 गुणे 50 जोड़ेगा, फिर इन सबको जोड़ के भाग देगा, तब ना रिजल्टेंट निकल के आएगा। ये बेसिक है, आप रो देंगे बच्चे। ये बांटना आसान था बेसिक से, लेकिन ये इक्वल करना मुश्किल है। तो अब देखो तुम्हें जरूरत पड़ेगी जेएसएम, एमएसएम और एसएसएम। कौन इंपॉर्टेंट है? एमएसएम, जेएसएम नहीं, एमएसएम। करने को तो सबसे कर सकते। मॉडरेट को रेफरेंस लो भैया, राइस, फिश, ऑयल पे ये खर्चा था, ये बढ़ गया, कह रहा कुल कितना बढ़ गया, तो हम मान लेते हैं कि हमारा कुल कितना बढ़ गया? 30। किसी का रेफरेंस ले लिए। और अगर कुल 30 बढ़ गया, इसका मतलब सबको 30 होना पड़ेगा। लेकिन यार ये कहते हैं कि यार आप 30 बोल रहे हो, हम 20 ही बढ़ रहे हैं। तो हमने कहा कितना कम बढ़ रहे हो, लेकिन कितने लोग? तो ये -120% होगा। 10% कम है, लेकिन कितने लोग? 12 यूनिट, तो हर एक यूनिट 10% कम है, तो 120% की कमी है। ये कितना अधिक है? 20, 13 यूनिट, 260 अधिक है। तो हमने कहा यार तुम 260 अधिक हो, इनको 120 चाहिए, तो ये 30%, इनको 120 दे दिया। देने के बाद कितना कम है? देने के बाद ये 140 अभी भी क्या है? ज्यादा है। ये 120 इनको दे दिया, अब सब क्या हो गए? 30 हो गए, सब 30 बन गए। लेकिन उसके बाद भी कह रहा है ये कि मेरे पास 140 ज्यादा है सर। तो हमने कहा अब ये सबको 30 बनाने के बाद तुम्हारे पास 140 अभी भी ज्यादा है, तो इसको सब में बांटो, सब में बांटो। 13, 12, ये कल कितना आएगा? 40, 42, तो 42 हो गया। 14 तियां 10/3, तो 3 सही 1/, फिर 10/3 मतलब 3 से 1/3, तो हो जाएगा हमारा 33 सही 1/3%। तो एग्रीगेट कुल कितना बढ़ा? 33.33%। आप घर जाना, हमने किसको रेफरेंस लेके लगाया? मॉडरेट। आप घर जाना, इसी को जूनियर्स के रेफरेंस लेके लगाना। आप घर जाना, इसी को सीनियर को लेकर रेफरेंस लेके लगाना, तब तैयारी होती है भाई। घर जाओगे, जूनियर रेफरेंस लो, लगाओ, आंसर ये आना चाहिए। सीनियर रेफरेंस लो, लगाओ, आंसर यही आना चाहिए। समझ आ रहा है ना? अभी एक आध सवाल और कर रहे हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। इतनी बात समझ में आएगी कि नहीं आपको?
हमने मॉडरेट को बच्चे रेफरेंस लिया, हमने कहा सबको 30 होना है, तो सबको 30 होना है तो भैया सबको 30 होना चाहिए, हमने 30 रख लिया। ये 30 से कितना कम है? 12 लोग 120 की कमी, ये 20 ज्यादा हैं, 13 लोग 260 की अधिकता, यहाँ 260 से 120 दे दिए, अभी भी 140 ज्यादा हैं, और जो ज्यादा हैं वो सब में बटेगा, और सब है 42, तो सबको 3 होल 1/3 और मिलेगा, तो सबको मिल रहा था 30, 3 होल 1/3 और मिलेगा, तो सबको मिलेगा 33 होल 1/3%। ठीक है ना? एक सवाल और देखो, दिखाते हैं, अब ध्यान समझना। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक टेस्ट में कुल प्रश्नों की संख्या 80 है। एक कोई टेस्ट है, उनमें प्रश्नों की संख्या कितनी है? 80 है। राहुल ने 70% प्रश्नों के सही उत्तर दिए। राहुल 70% प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 70% प्रश्न के उत्तर सही दिए, 70% प्रश्नों के उत्तर क्या किए? सही दिए। पहले के 60 प्रश्नों में से उसके 60% प्रश्नों के उत्तर सही थे। मतलब इसके पहले 60% प्रश्नों में, इसके पहले 60% प्रश्नों में, ध्यान रखना, 60% प्रश्नों में 60 प्रश्नों में 60% उत्तर सही दिया। तो कितना बचा ये? 20। अब इसे कट कर लो, इसका मतलब 3 और 1, तो 80 के 2 सेट बने हैं 80 प्रश्न के। पहला सेट 60 प्रश्नों का, दूसरा सेट 20। तो पहले सेट में उसने कितना प्रश्न उत्तर दिया? तो कह रहा है कि दूसरे सेट में वो कितना परसेंट उत्तर दे कि उसका जो रिजल्ट है वो कितना होना चाहिए? 70%। जैसे हाई स्कूल का पेपर देते हो आप, इंटरमीडिएट का पेपर दिए होंगे आप, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में पेपर में कुछ मार्क्स आया होगा आपका। मानो हाई स्कूल में कितना विषय था? 6 विषय था, हर विषय का पूर्णांक 100 का था। तो आप हाई स्कूल में कितना परसेंट मार्क्स पाए? तो आप सारे मार्क्स को जोड़ के 6 से भाग देते हो ना। क्यों देते हो? क्योंकि सारे मार्क्स को हम 6 बराबर भागों में बांटते हैं। अब मानो 100 का पूर्णांक था, मैथ्स में पाया आप 60 नंबर, 100 का पूर्णांक था, इंग्लिश में आया 74 नंबर, मान लो हिंदी में आ गए आपके 80 नंबर्स, या आपको साइंस में आ गए मान लो 90 मार्क्स। तो सब में मार्क्स बराबर हैं क्या? अलग अलग है ना। तो हम सारे मार्क्स को जोड़ के 6 से भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि सारे मार्क्स को हम उन 6 विषयों में क्या करते हैं? बराबर 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 बांटते हैं। अब आपका रिजल्ट मानो आया 64, तो हम बोलते हैं हमारा रिजल्ट 64% है। तो क्या सच में आप हर विषय में 64% पाए हो? नहीं, लेकिन हाँ, जिसमें कम पाए हो, कुछ किसी में ज्यादा भी पाए हो, तो ज्यादा वाला ने किसको दे दिया? कम वाले को। तो आप लगभग सब में क्या हो गए? बैलेंस। तो 64% मार्क्स का मतलब हो गया कि आप हर एक विषय में 64% मार्क्स पाए हो। तो बैलेंसिंग का मतलब यही होता है। अब हमारे जीएसएम का मतलब यही है। अब 2 पेपर, रिजल्ट कितना चाहिए? तो रिजल्ट 70% कब होगा? जब हर एक विषय में 70 होगा, तभी तो रिजल्ट होगा 70%। तो देखो पहले पेपर में तो रिजल्ट गड़बड़ हो गया, 60% मार्क्स पाए हैं ये, तो जो कुछ भी कमियां रह गई उसको यहां पूरा करेंगे। तो इसमें कितना परसेंट मार्क्स लाना पड़ेगा? 70% तो लाना ही पड़ेगा। बाकी ये जो कमी रह गई उसकी कमी भी यहां पूरी करनी पड़ेगी। तो यहां कितना कम रह गए? 10 कम रह गए। कितने यूनिट? तो ये 30% की कमी की पूर्ति यहां पे अकेले करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कुल कितना सही करना पड़ेगा? 100% प्रश्नों के उत्तर सेकेंड वाले पेपर में सही सही देना पड़ेगा, नहीं तो आपका मार्क्स 70% नहीं हो पाएगा। भाई रिजल्ट आपका 70% है, इसका मतलब हर विषय में आप क्या हैं? 70। हाँ, ये सत्य है कि वास्तव में आप हर विषय में 70 नहीं है, लेकिन जो ज्यादा मार्क्स है वो कम वाले को देके सब में क्या करता है? बराबर। जैसे आपने कहा ना कि हाई स्कूल में 6 विषय, 6 में समान पूर्णांक पाए थे क्या आप? नहीं। लेकिन जब परसेंटेज मार्क्स निकालते हैं तो सबको जोड़ के 6 से भाग देते हैं ना, और आ गया मान लो आपका 74% या 75% आ गया, तो अब बोलते हैं ना कि हम हाई स्कूल में 75% मार्क्स पाए। इसका मतलब जानते क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक विषय में 75। बट क्या वास्तव में प्रत्येक विषय में 75 थे आप? नहीं, किसी में कम थे, किसी में ज्यादा। तो ज्यादा वाले ने कम वाले को दिया
और चेक एंड बैलेंस करके आपको इस लायक सक्षम बना दिया कि आप एग्रीगेट 75 में से मार्क्स ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स में हैं आपके। वही कह रहा है कि रिजल्ट चाहिए 70, यहां पे 60 है, तो इस वाले में 70 तो चाहिए, और जो 10 कम है वो भी यहां चाहिए। तो 10 कम है 3 यूनिट, तो 30% यहां चाहिए, यानी 100% पेपर सही करना पड़ेगा। मतलब 20 के 20 सवाल उनको सही करने पड़ेंगे, तब जाके वो 70% मार्क्स पाएंगे, वरना पीछे रह जाएंगे। अब देखना, ये वो सवाल है जो अभी तक इन 2 सवाल को करने के बाद भी अगर मन में कोई क्वेरी है तो ये सवाल तुम्हारा वो हर क्वेरी सॉल्व कर देगा। बहुत ध्यान से समझना, ये वो सवाल है जो इतनी मेहनत के बावजूद भी अगर आपको कहीं भी थोड़ा बहुत लूप होल समझ में आ रहा है तो रिवीजन प्रैक्टिस के बाद सॉल्व होगा, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन तो वो भी सॉल्व कर देगा। तो बहुत ध्यान समझना। बस जेएसएम एमएसएम का मतलब ये है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बराबर बांटना, यही फंडा, इसको दिमाग में फिट रखो। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बराबर बराबर बांटना, मतलब फाइनल रिजल्ट्स जो आ रहा है वो वैल्यू है जो सबके पास होना चाहिए, नहीं है तो करो। जेएसएम यही है। अब देखो, जैसे ये एक पूल पार्टी में 210 जोड़े बुलाए गए। जोड़े समझते हैं? हाँ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। डाउट तो कहीं और है गुरुजी। ये ओड़ा जोड़ा तो हम समझते ही हैं, क्योंकि 5-6 जोड़ा तो हम भी बनाए हैं। क्यों? 210 जोड़े, 210 जोड़े का मतलब होता है 210 बॉयज और 210 गर्ल्स। तो एक पूल पार्टी में 210 कपल को बुलाया गया। अच्छा, पूल पार्टी किसे कहते हैं बताइए मैडम जी? पूल पार्टी, पूल पार्टी किसे कहते हैं? नहीं पता? पूल पार्टी नहीं, हम लोगों के यूपी बिहार में गढ़ी वाली पार्टी होती। होली आता ना, होली में गड्ढे होते हैं, उसमें पानी भरा होता है, ले झमाझम उसी में कूद रहे होते हैं। स्विमिंग पूल कहां मिलने वाला है? पूल पार्टी थोड़ी हाईटेक लेवल की पार्टी है। किसी मूवी या सीरीज वगैरह में आपने देखा होगा कि स्विमिंग भी कर रहे हैं, ड्रिंक भी कर रहे हैं, स्मोक भी कर रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं। देखा है कभी पार्टीज में? जो बदमाश लोग होता है, स्विमिंग भी कर रहा है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहा है, प्लान भी कर रहा है, कुछ खा भी रहा है। तो ये पूल पार्टी थोड़ी हाईटेक लेवल की हो गई। 210 कपल को बुलाया गया, मतलब 210 बॉयज 210 गर्ल्स, 1:1। 210 बॉयज 210 गर्ल्स। आगे चलो, कह रहा है अगर 74.5% लड़के शराब का सेवन करते हैं। अब जो बॉयज और गर्ल्स, 74.5% बॉयज आर इंटरेस्टेड इन एल्कोहलिक शैंपियन। 74.5% बॉयज शराब का सेवन करते हैं। आगे तो बताइए कितनी प्रतिशत लड़कियां, अंडरलाइन करो इसको, ये मैडम जी आज पोल खुलेगी आप सबकी भी। बताइए कितनी प्रतिशत लड़कियां शराब का सेवन करती हैं अगर 20% लोग शराब का सेवन नहीं करते। मतलब पूरी पार्टी में 20% लोग शराब का सेवन नहीं करते। मतलब कितने परसेंट लोग शराब का सेवन करते हैं? क्योंकि हमको किससे मतलब है? हमको शराबियों से मतलब है। जो नहीं करते वो काम के आदमी नहीं है। कितने 20% लोग शराब का सेवन नहीं करते, तो कितने परसेंट लोग शराब का सेवन करते हैं? 80% लोग शराब का सेवन करते हैं। तो हमको उनसे मतलब है जो शराब का सेवन करते हैं। क्यों मैडम, सही बोल रहे हैं कि नहीं? अब 80% लोग अगर शराब का सेवन करते हैं तो ये तभी पॉसिबल होगा जब 80% बॉयज भी करते होंगे और 80% गर्ल्स भी करते होंगे, तभी रिजल्ट 80% होना चाहिए। यही समझना है तुमको बस। अगर हमारा हाई स्कूल में 64% मार्क्स है तो हमारा मार्क्स हर विषय में क्या होना चाहिए? 64 होना चाहिए। क्या है? नहीं है। कम ज्यादा है तो बैलेंस कर ले रहा है, यहां भी वही करना है। तो ये 80% एल्कोहलिक तब माने जाएंगे जब 80% बॉयज भी 80% गर्ल्स भी। तो 80% बॉयज को भी होना था एल्कोहलिक, 80% गर्ल्स को भी होना था एल्कोहलिक, लेकिन बॉयज तो 74.5% पे ही बम बोल गए। बोले भैया बस अब नहीं हो पाएगा हमसे। अब बारी आई लड़कियों की। अब देखो कैसे तूफानी पारी खेलती हैं लोग। मैडम जी लोग बोले कि पहले हमारे हिस्से का पैक लगाओ। तो ये हुआ कि भाई आपके हिस्से का तो 80% है, तो भैया मैडम कहीं पहले
हमारे हिस्से का लगाओ। तो मैडम के हिस्से कितना था? 80%। जब 80% हो गया तो मैडम लोगों ने बोला है एक आध पैक और तो वो बोल रहा है कि हाँ जी बिल्कुल है, क्योंकि आप ही के साथ के मित्र दोस्त यार हैं आपके जो 80% इनको भी एल्कोहलिक होना था, लेकिन ये केवल 74.5% एल्कोहलिक होके स्टॉप हो गए। तो इनका बचा हुआ है हिस्सा, तभी आप 80% जा पाएंगे। तो बोले इसका मतलब हमारा स्टॉक बचा हुआ है। कितना बचा? 5.5%। ये कम रह गए। इज्जत की बात है। लड़कियां बोली भाई बेइज्जती नहीं होना चाहिए। अब ये 5.5% कम रह गए। लड़कियां बोली लगाओ एक पैक और, लगाओ एक पैक थोड़ा और बढ़िया वाला। तो 5.5 ये और ले लिए। तो लड़कियां कितनी एल्कोहलिक हो गई? और काहे लिए हुई? क्योंकि टारगेट पूरा करना था। बॉयज रह गए थे तो गर्ल्स ने मेंटेन कर दिया। तो मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो गर्ल्स कितना एल्कोहलिक हो गई? 85.5% गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन एल्कोहलिक चैंपियन। सोचो, मौसम भी बहुत बढ़िया है, तो आज पार्टी किया जाए मैडम? हाँ नहीं, दो चाहिए। आज पार्टी करते हैं, ठीक है ना? हाँ, आज पार्टी होगी बहुत भयानक वाली, धुआं धुआं वाली पार्टी होगी आज। आगे बढ़ सकते हैं क्या? आगे बढ़ सकते हैं? अब ये देखो सवाल, अब ये सवाल तुमको और कॉन्फिडेंस देगा। एसएससी सीजीएल की परीक्षा में 4 विषय होते हैं: गणित, अंग्रेजी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, तर्क शक्ति एवं सामान्य अध्ययन। जिसके अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक मैक्सिमम 180, 150, 120 और 75 दिया है, जिनमें एक छात्र जो है इसमें 69% मार्क्स, 71% मार्क्स, 74%, 71% मार्क्स पाया। तो बताओ इस छात्र का कुल प्रतिशत अंक क्या है? वही वाला हाई स्कूल वाला, 6 विषय थे, सब में अलग अलग पाए। कुल कितना पाए? तो कुल वही पाएंगे जो सब में होगा। अब सब में होगा। अब देखो एक काम करो, इससे पहले काटो। 15 बचे, 15 अठे, 15 दहा में, और 15 का 12 गुना 180। अब यहां 69, यहां 71, यहां 74, यहां 71। अब देखो सोल्यूशन, ये तो क्वेश्चन लिखा है, सोल्यूशन यहां करेंगे। अब कह रहा है एग्रीगेट मार्क्स क्या होगा? वही होगा जो सबके पास होगा। सबके पास क्या है भैया? बहुत कुछ है, लेकिन हम तो मॉडरेट मानते हैं। ये सबसे कम, ये सबसे बड़ा, बीच वाला 71 है। मान लिया हमारा रिजल्ट कितना आया? मान लिया हमारा रिजल्ट 71% है, और अगर 71 है तो सबको 71 होना पड़ेगा। ये कितना कम है? 3 कम है। 3 कम है ना? 2 कम है। 2 कम है, 12 लोग, 24% की कमी। ये कितना अधिक है? 8 लोग, 24 की अधिकता। और ये क्या है? ये तो बराबर ही है, 24 कम 24 अधिक। ये लो रिजल्ट। देखिए, एक लाइन भी सोल्यूशन ढंग से नहीं हुआ है और आपको आपका आंसर मिल गया। और अगर यही बेसिक कर दे ना, बेसिक, तो 12 गुणे 69 प्लस 10 गुणे 71 प्लस 8 गुणे 74 प्लस 5 गुणे 71 मल्टीप्लाई, देन जोड़ते और देन इनको जोड़ के भाग देते। सोच ले किस लेवल पे जाते। ये बेसिक है, और ये कंसेप्चुअल तरीका है, लॉजिकल तरीका है। इससे बेहतरीन थॉट इसमें कुछ हो ही नहीं सकता भाई। अब ऐसा तो नहीं होगा इसे करके फूक देंगे आंसर आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशंस हमें करने पड़ेंगे। तो ये सबसे वन ऑफ द बेस्ट एंड स्मार्ट अप्रोच है, हेल्प ऑफ द जेएसएम या एमएसएम या एसएसएम, जिसमें हमने मॉडरेट को सबसे पहले रेफरेंस दिया है, सबसे इजियर है। अब हम आपसे उम्मीद करें कि आप कुछ समझने लगे हैं जेएसएम को। क्लियर है ना? अब घर जाके थोड़ा रिवीजन प्रैक्टिस कर लोगे बच्चे, तो और भी अच्छे से आप चीजों को समझने लगेंगे। ठीक है ना? अब जरा तुम ये बताओ यार, एक हाथ तुम भी लगाओ, बताओ ये क्या होगा?
कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? चलो अच्छा, डी ऑप्शन कितने लोगों का है? 78। तो चलो डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन ही करेक्ट है। लेकिन अभी अपने पास समय तो नहीं है, तो आप इसे घर पे ट्राई करना, होमवर्क दे रहा हूं, कल से यहीं से शुरू करूंगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना? तो घर जाना बच्चे, अच्छे से रिवीजन करना, सीखना, समझना, कोई प्रॉब्लम होगा तो कल पूछना भी, और इसे लगा के आना। पीडीएफ अपलोड है, एप्लीकेशन पे अपलोड है।